हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस क्लासरूम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन एब्सेस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था सेरिब्रल एन्यूरिज्म। तो चलते हैं हम स्क्रीन पे और डिस्कशन करते हैं ब्रेन एब्सेस। तो जनरली ब्रेन एब्सेस क्या होता है? ब्रेन के अंदर एब्सेस का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एब्सेस क्या होता है। एब्सेस मीन्स पस का कलेक्शन। जैसे अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका ब्रेन है और यहाँ पे क्या हो रहा है, पस का कलेक्शन हो रहा है। ये आपका पस का कलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर पस का कलेक्शन है, ये आपका पस का कलेक्शन है। अब हम देखते हैं कि ये एब्सेस का फॉर्मेशन होता कैसे है, ये एब्सेस बनता कैसे है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू हम डिस्कशन करेंगे ब्रेन एब्सेस। तो सबसे पहले देखिएगा कि एब्सेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, एक बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है थ्रू द पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री के बाद आपका बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर किया। उसके बाद आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म यानी डब्ल्यूबीसी आपका क्या करता है, बैक्टीरिया के साथ फाइट करता है। जैसे आपने देखा, ये आपका बैक्टीरिया, उसके बाद ये न्यूट्रोफिल्स और भी आपकी डब्ल्यूबीसी आपस में क्या करती है, फाइट करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और उसके बाद क्या फॉर्मेशन होता है आपका, इन्फ्लामेशन। इस इन्फ्लामेशन के अंदर कुछ बैक्टीरियल सेल डेथ होती है, कुछ इम्यून सेल डेथ होती है। और जहां पर ये फाइटिंग चल रहा होता है तो वहां पर आपकी बॉडी की सेल भी डेथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बैक्टीरिया प्लस आपका इम्यून सेल्स, यहाँ पर सबसे पहले प्रोसेस क्या हो रही है, बैक्टीरिया आपका न्यूट्रोफिल के द्वारा क्या हो रहा है, इंगल्फ हो रहा है, यानी माइक्रोफेजेस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, बैक्टीरिया का डेथ हो रहा है। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है आपका, ये जो न्यूट्रोफिल है यानी जो इम्यून सेल्स होती हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। थर्ड में क्या हो रहा है आपका, जहां पर ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, वहां की सेल्स क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, आपका बैक्टीरियल सेल प्लस आपका इम्यून सेल्स प्लस आपका बॉडी का सेल्स, यानी ये एक एग्जांपल देके दे रहे हैं ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पर बैक्टीरियल सेल्स, इम्यून सेल्स प्लस ब्रेन सेल्स, इन तीनों का क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पार्ट पे डिस्ट्रक्शन हो गया। डैमेज होने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड पस। अब ये पस एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कंटिन्यूस कलेक्ट होने लग जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है, जिसकी वजह से आपका बैक्टीरिया ने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया। मल्टीप्लिकेशन करने की वजह से आपका ये इन्फेक्शन और स्प्रेड होने लग गया। तो ये कंटिन्यूस जब आपका पस का कलेक्शन होने लग जाएगा तो एक पर्टिकुलर पार्ट पे ये एब्सेस का फॉर्मेशन करता है। तो ये अभी हम ब्रेन एब्सेस डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर पार्ट आपका यहाँ पर क्या है, ब्रेन। तो जब एब्सिस क्या कहलाता है, लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस विद इन द टिश्यू। लोकलाइज का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट में, पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब पस का कलेक्शन कंटिन्यू होता है तो वो क्या कहलाता है आपका, एब्सिस। यहाँ पे आपका क्या हो गया, बैक्टीरियल सेल्स, इम्यून सेल्स, ये आपकी इम्यून सेल्स हो गई। बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन सबसे पहले होगा, उसके बाद इम्यून सेल डिस्ट्रक्शन, उसके बाद टिश्यू डिस्ट्रक्शन। इन तीनों के डिस्ट्रक्शन के बाद प्रोडक्ट जो बनता है वो आपका क्या कहलाता है, पस। ये पस का कलेक्शन अगर ब्रेन के किसी पर्टिकुलर एरिया में कलेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एब्सिस। तो डेफिनेशन क्या हो गया आपका ब्रेन एब्सिस का, लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस विद इन द ब्रेन टिश्यू इज कॉज्ड बाय द इंफेक्शंस। किसी भी इंफेक्शन की वजह से आपके ब्रेन के टिश्यू के अंदर पस का कलेक्शन हो रहा है, एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर पस का कलेक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एब्सिस। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स के बारे में, कि ये जो कंडीशन है ब्रेन एब्सिस का, ये फॉर्म कैसे होता है। आपका बैक्टीरिया इंटर कैसे करता है ब्रेन के अंदर। नॉर्मली आपने देखा है कि ब्रेन ऑलरेडी इतना प्रोटेक्टिव लेयर के साथ रहता है। सबसे पहले आपका स्कैल्प होता है, स्कल होता है, उसके बाद मेनिंजेस होता है, उसके बाद ब्रेन आता है। तो यहाँ पर ये इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होता है, ये बैक्टीरिया वायरस किस तरीके से आपके ब्रेन के अंदर स्प्रेड होते हैं।
नॉर्मली एक और प्रोटेक्शन होता है ब्रेन के लिए जिसे हम ट्रिपल बी कहते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर को भी कुछ बैक्टीरियल क्या करते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। तो ये आपके मेन कॉजेस क्या रहेंगे? तो जनरली क्या है, जैसे आप ये ब्रेन देख पा रहे हैं, इसके अंदर यहां से किस तरीके से बैक्टीरिया वायरस स्प्रेड करते हैं। डायरेक्टली स्प्रेड फ्रॉम द नियर बाई इन्फेक्शन। ये आपका ब्रेन है, ये आपका स्कल हो गया। इसके पास में जो नियर बाई स्ट्रक्चर है, नियर बाई स्ट्रक्चर आपका क्या है? यहाँ पर आपका ईयर है, यहाँ पर आपका मैक्सिला है, मैंडिबल है, टीथ है, आईज है, यहाँ से आपका वर्टिब्रा है, यहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड भी है। तो स्पाइनल कॉर्ड में अगर इन्फेक्शन है, ये आपका ब्रेन में इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, स्प्रेड हो सकता है। आपके ईयर के अंदर ओटाइटिस मीडिया है, ये इजिली आपका ब्रेन में स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट आपका आइज के अंदर प्रॉब्लम है, ये भी आपका स्प्रेड हो सकता है थ्रू द ब्लड सप्लाई, थ्रू द नर्व सप्लाई। नेक्स्ट आपका डेंटल यानी टीथ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ये भी आपका इजिली इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। मेस्टोडाइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मस्टर्ड बोन है, ये भी आपका इजिली स्प्रेड हो सकता है। सेकंड कंडीशन, डायरेक्ट इंजरी हो जाए, यानी जो स्किल है डायरेक्ट फ्रैक्चर हो जाए, फिर तो नियर बाई स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है। मान लीजिए आपको एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो यहाँ से क्या है, डायरेक्ट इन्फेक्शन आपके ब्रेन को एक्सपोज कर सकता है। तो मेन आपके कॉजेज रिस्क फैक्टर्स क्या है? डायरेक्ट स्प्रेड फ्रॉम द नियर बाई इन्फेक्शन, थ्रू द हेमेटोजीनियस स्प्रेड यानी थ्रू द ब्लड के थ्रू, हेड ट्रॉमा और न्यूरो सर्जरी यानी डायरेक्ट हेड ट्रॉमा हो जाए, या फिर किसी पेशेंट का न्यूरो सर्जरी हुआ है जिस केस में आपका ब्रेन जो है एक्सपोज हुआ था, स्कल आपका ओपन हुआ था, उसकी वजह से आपका ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट इम्यूनो सप्रेशन, जिसे हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी कहते हैं। ऐसे पीपल, ऐसे पर्सन जिसके अंदर क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उनके अंदर भी चांसेस रहते हैं टू गेट द इन्फेक्शन। नेक्स्ट फंगल एंड पैरासाइटिक कॉजेस। तो नियर बाई स्ट्रक्चर में सबसे पहले इन्फेक्शन क्या है आपका? ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर। जैसे यहाँ पर मिडिल ईयर में आपका इन्फेक्शन है और यहाँ से आपका ब्रेन के लिए इजिली इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट आपका टूथ एब्सिस। अगर आपको डेंटल प्रॉब्लम है, डेंटल के अंदर आपका इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ से नियर बाई स्ट्रक्चर यानी ब्रेन के लिए इजिली इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट आपका मेस्टोडाइटिस। मेस्टोडाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द मस्टर्ड बोन। तो मस्टर्ड बोन के अंदर कोई इन्फेक्शन है, तो यहाँ से आपका ब्रेन के लिए स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट आपका साइनसाइटिस। साइनसाइटिस क्या होता है? साइनस का मतलब क्या होता है? एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं स्किल बोन के अंदर, जो आपका रेजोनेंस एंड साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो साइनसेस कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के साइनसेस होते हैं। इथमॉइड साइनस, स्पिनॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस एंड फ्रंटल साइनस। ये 4 साइनसेस के अंदर अगर इंफेक्शन क्रिएट हो रहा है तो हम कहते हैं साइनसाइटिस। तो साइनसाइटिस भी आपका नियर बाई स्ट्रक्चर है और यहाँ से ब्रेन के लिए इजिली इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। तो फर्स्ट आपका कॉज क्या रहा? Infection spread to the brain through the nearby structure. Next cause हेमेटोजीनस स्प्रेड। हेमेटोजीनस स्प्रेड का मतलब क्या है? आपका इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इट मीन्स अवे फ्रॉम द नियर बाई स्ट्रक्चर है, तो वहां से इन्फेक्शन आपके ब्रेन तक पहुंचना है थ्रू द ब्लड। ब्लड के थ्रू आपका इन्फेक्शन पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, यानी आपकी हार्ट के अंदर अगर इन्फेक्शन है तो वो आपका इजिली ब्रेन के लिए पहुंच सकता है थ्रू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट आपका लंग इन्फेक्शन। अगर आपके लंग्स में इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल निमोनिया है या लंग एब्सिस है, तो यहाँ से भी आपका इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया स्प्रेड हो सकता है ब्रेन के लिए थ्रू द ब्लड। नेक्स्ट आपका लीवर इन्फेक्शन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में लीवर एब्सिस एंड एब्डोमिनल सेप्सिस। एब्डोमिनल सेप्सिस मींस इन्फेक्शन इन द एब्डोमेन। तो ये कुछ कंडीशन है जो जनरली केसेस में क्या करती है, इन्फेक्शन आपका ब्लड से आपके ब्रेन के लिए स्प्रेड करती है।
थर्ड कॉज है डायरेक्ट आपका हेड ट्रोमा एंड एक्सीडेंट न्यूरोसर्जरी। जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, हेड ट्रॉमा हो गया, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिप्रेस फ्रैक्चर हो गया, कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया, तो यहाँ से आपका इन्फेक्शन यानी एनवायरमेंट से इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरस डायरेक्टली आपके ब्रेन के अंदर इंटर कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, कोई पेशेंट है जिसका ब्रेन का सर्जरी हुआ है, क्रेनेटोमी हुआ है, उसका स्कल ओपन किया गया था, उस कंडीशन में कुछ असेप्टिक टेक्निक यूज न करने की वजह से आपके ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिनकी वजह से आपका इन्फेक्शन ब्रेन के लिए ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट कंडीशन है इम्यूनो सप्रेशन, जिसे हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। यानी ऐसे पर्सन है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। जैसे कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करता है, आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में फाइट ही नहीं कर पाता है, उसको डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पाता है। तो अपॉर्चुनिटी किसको मिली, यानी ऑफर किसको मिला, इन्फेक्शन का। तो इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जो आपका वीक इम्यून सिस्टम होने की वजह से आपको इन्फेक्शन क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या कंडीशन है जिनकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है? फॉर एग्जाम्पल, HIV एंड एड्स, डायबिटीज मेलाइटिस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, यानी ऐसा पेशेंट है जिसको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर भी क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से आपका कोई भी इंफेक्शन अगर आता है तो आपके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन फाइट नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका कैंसर एंड कीमोथेरेपी। ऐसा पेशेंट है जिसको ऑलरेडी कैंसर है, उसको कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स चल रही हैं, तो उस केसेस में भी आपका इम्यून सिस्टम वीक रहता है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है जिनकी वजह से आपका इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। लास्ट है आपका कंडीशन बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड पैरासाइटिक कॉज। तो फंगल इन्फेक्शंस फॉर एग्जांपल एस्परजिलस, कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, ये कुछ फंगस के एग्जांपल हैं जिनकी वजह से आपका इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस, तो ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी आपका क्रिएट हो सकता है ब्रेन के अंदर। ये जनरली रेयर केसेस में होता है, मेनली जो केसेस होता है वो आपका बैक्टीरियल कॉज करता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, यानी ये जो प्रोसेस है किस तरीके से आपके ब्रेन के अंदर क्रिएट होता है। स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले क्या है, एंट्री ऑफ पैथोजन। पैथोजन मींस बैक्टीरिया, वायरसेस, उनका एंट्री होगा थ्रू द पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री हमने डिस्कशन किया थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, थ्रू द नियर बाय टिश्यू, और थ्रू द डायरेक्ट इंजरी, और थ्रू द सर्जरी। डायरेक्ट इंजरी हो गया, डायरेक्ट सर्जरी हो गया, पोर्टल ऑफ एंट्री ब्लड के थ्रू हो गया, और नियर बाय स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्प्रेड कहाँ से हुआ, साइनसाइटिस का कंडीशन है, ओटाइटिस मीडिया है, या डेंटल इन्फेक्शन। सेकंड कंडीशन क्या है, हेमेटोजीनियस स्प्रेड है, जो आपका इन्फेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी है, अवे फ्रॉम द ब्रेन है। फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया फ्रॉम द लंग्स, हर्ट स्किन इन्फेक्शन, यानी आपकी बॉडी के अंदर लंग्स में इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन है, एब्डोमिनल में इन्फेक्शन है, हार्ट के अंदर है, स्किन के अंदर इन्फेक्शन है, तो यहां से इन्फेक्शन आपके ब्रेन तक स्प्रेड होगा थ्रू द ब्लड, और डायरेक्ट स्प्रेड थ्रू द नियर बाय टिश्यू, साइनसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया एंड डेंटल इन्फेक्शन। इसके बाद क्या प्रोसेस होगा, आपका बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर इनटू द ब्रेन टिश्यू, ब्रेन के टिश्यू के अंदर इंटर कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ब्लड ब्रेन बैरियर भी मिलता है, तो कुछ आपके बैक्टीरिया हैं जो आपके ट्रिपल बी को भी क्रॉस कर जाते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन है वो केवल सेलेक्टेड सब्सटेंस को, सेलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्रॉस कर जाते हैं। कुछ जनरली जो है प्रोटेक्टिव लेयर होती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया वायरस भी इसको क्रॉस कर जाते हैं। वो कौन कौन से बैक्टीरिया आपके, इकोलाई K1, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस एंड नाइजीरिया मेनिंजाइटिडिस। ये कुछ बैक्टीरिया हैं जिन
जो आपके ट्रिपल बी को भी क्रॉस कर जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, इंटर करने के बाद आपका बॉडी का जो डब्ल्यूबीसी है यानी इम्यून सिस्टम है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, यानी न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस इनफिल्ट्रेशन में आ जाएंगे, यानी वहां पर आपकी कलेक्ट होने लग जाएंगी। हाई ब्लड सप्लाई हो जाएगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा, मैक्सिमम ब्लड सप्लाई आपके टारगेटेड टिश्यू के लिए होने लग जाएगा। उसकी वजह से वहां पर रेडनेस आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा, यानी इन्फ्लामेशन के साइन आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होगा, जहां पर इन्फ्लामेशन हो रहा है वो एरिया आपका एडिमा फॉर्म करेगा। एडिमा फॉर्म करेगा तो फिर क्या होगा, वहां के सराउंडिंग के टिश्यू जब एनलार्ज करेंगे तो जितना स्पेस होगा ब्रेन का वो वहां तक आपका स्प्रेड होगा। उसके बाद क्या होगा, ब्रेन के टिश्यू के ऊपर ही प्रेशर लगने लग जाएगा। नेक्रोसिस एंड लिक्विफैक्शन ऑफ टिश्यू, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3, यानी थ्री प्लेसेस पे आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है, फाइट हो रहा है। तो नेक्रोसिस में क्या होता है, डेथ ऑफ द ब्रेन टिश्यू, यानी ब्रेन के टिश्यू का जो फाइटिंग हो रहा था, तो उसमें हमने डिस्कशन किया था बैक्टीरियल सेल डेथ होगा, इम्यून सेल डेथ होगा, और जहां प्लेस पर आपका ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यानी इन्फ्लामेशन हो रहा है वो आपकी बॉडी की सेल्स भी डेथ होती है। तो यहाँ पे बॉडी की सेल्स क्या है, आपकी ब्रेन सेल्स। प्लस क्या होगा, लिक्विफैक्शन ऑफ टिश्यू, जो आपका जो टिश्यू है वो आपका लिक्विड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, एब्सिस फॉर्मेशन, यानी बैक्टीरिया डेथ हो गया, इम्यून सेल डेथ हो गया, प्लस आपके बॉडी का हेल्दी जो सेल था वो भी डेथ हो गया। तो ये प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, आपका एब्सिस। तो ब्रेन के अंदर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एब्सिस। जनरली 10 to 14 days के अंदर ये फॉर्म हो जाता है। तो कलेक्शन ऑफ पस इन अ लोकलाइज एरिया, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, कलेक्शन ऑफ पस कहाँ पे हो गया, एक लोकलाइज एरिया पे हो गया, दैट इज कॉल्ड एब्सिस। अब इस एब्सिस की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही एब्सिस होगा तो सराउंडिंग के टिश्यू में क्या होने लग जाएगी, स्वेलिंग होने लग जाएगी। स्वेलिंग होगा तो क्या होगा, इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपका क्या होगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। नॉर्मली आईसीपी कितना होता है, 7 to 15, नॉर्मली जो है अप टू 15 mm ऑफ एजी रहता है। उससे ये इंक्रीज होने लग जाएगा मोर देन 20, मोर देन 25। अब ये आईसीपी बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपके जो ब्रेन के टिश्यू हैं वहां पर आपका कंप्रेशन फॉर्म होने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर आपका आईसीपी इंक्रीज हुआ तो ब्रेन के टिश्यू क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि अंदर जो है स्पेस नहीं है। अगर यहाँ पर एक चिल्ड्रन होता, यानी चाइल्ड होता जिसके फॉन्टेनल्स अभी क्लोज नहीं होते, तो पूरे हेड का साइज जो है इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम हाइड्रोसेफलस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एडल्ट के अंदर स्कल के जो स्विचर है वो क्लोज हो जाते हैं, तो स्कल का साइज इंक्रीज नहीं हो सकता है, बिकॉज स्विचर्स के द्वारा ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। तो उस केसेस में अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर किस पे पड़ेगा, आपके ब्रेन के ऊपर। जब ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिस एरिया में आपका प्रेशर जनरेट होता है, तो वो एरिया के जो फंक्शन होते हैं वो आपकी डिक्रीज होने लग जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, इस कंप्रेशन की वजह से आपका ब्रेन का हर्निएशन होने लग जाता है, प्लस डेथ ऑफ द ब्रेन टिश्यू होने लग जाता है, यानी स्ट्रोक का कंडीशन जनरेट होने लग जाता है। और जिस एरिया के टिश्यू आपके डैमेज होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स आपको शो होने लग जाएंगे। क्या क्या सिम्टम्स होने लग जाएंगे, तो ये सिम्टम्स जो है डिपेंड करते हैं आपके एरिया के ऊपर, क्योंकि ब्रेन के अंदर जिस एरिया के अंदर इंफेक्शन हो रहा है, जिस एरिया के अंदर आपका एब्सेस का फॉर्मेशन हो रहा है, वो एरिया क्या फंक्शन करता था, उसी के फंक्शन क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो जनरली सिम्टम आपको क्या देखने को मिलते हैं, क्लासिक ट्रायड ऑफ ब्रेन एब्सेस, यानी 3 सिम्टम आपको ट्रायड के रूप में देखने को मिलते हैं। कॉमन साइन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, प्लस सिम्टम्स बेस्ड ऑन द एब्सेस लोकेशन।
ट्राइड सिम्टम के में क्या है, आपको 3 सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं, इट मीन्स आपको ब्रेन एब्सेस हुआ है। सबसे फर्स्ट क्या है, हेडेक, सेकंड फीवर, एंड थर्ड फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। सबसे पहले आपको हेडेक होगा जो कि परसिस्टेंट है, कंटिन्यूअस हो रहा है, सीवियर हो रहा है, प्लस नॉट रिलीव बाय द एनाल्जेसिक्स। आप पेन किलर ले रहे हैं लेकिन आपके हेडेक का पेन जो है बंद नहीं हो रहा है। तो सेकंड कंडीशन क्या है, फीवर है जो कि लो ग्रेड रहता है और स्पेशली क्रॉनिक केसेस में ये एब्सेंट होता है। थर्ड आपका फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। फोकल का मतलब क्या होता है, ब्रेन के जिस एरिया में आपका एब्सेस का फॉर्मेशन हुआ है उस एरिया के फंक्शन आपके स्टॉप हो जाएंगे। तो इनको हम तीनों को मिला के बोलते हैं ट्राइड सिम्टम्स ऑफ द एब्सेस, क्लासिक ट्राइड ऑफ द ब्रेन एब्सेस। कॉमन साइनस सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, मेंटल स्टेटस आपका अल्टर हो जाएगा, कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस एंड पर्सनालिटी चेंजेस। कंफ्यूजन का मतलब क्या है, आपका नॉलेज डेफिसिट, ड्राउजीनेस ऐसे लेथार्जी टाइप का लगेगा जैसे कि नींद में है, कुछ आंसर दे पा रहा है कुछ आंसर नहीं दे पा रहा है, मीन्स डिसओरिएंटेड हो जाएगा पर्सन, प्लस पर्सनालिटी चेंजेस। सेकंड, अगर मैक्सिमम अगर कंप्रेशन हुआ है ब्रेन के टिश्यू के ऊपर तो हो सकता है बल्क में आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होने लग जाए, तो आपकी सीजस के, फिट्स के, कन्वर्जेंस के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका कंप्लीटली स्ट्रोक हो गया, एरिया ब्रेन का डेथ हो गया, तो जो एरिया आपका डेथ होगा उसी के अकॉर्डिंग सिम्टम देखने को मिलेगा, पैरालिसिस या वीकनेस। अगर राइट हेमिस्फीयर के अंदर प्रॉब्लम है तो बॉडी का लेफ्ट साइड में देखने को मिलेंगे सिम्टम्स। अगर ब्रेन का लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो बॉडी के राइट साइड में सिम्टम देखने को मिलते हैं, बिकॉज ब्रेन के हेमिस्फीयर बॉडी के पार्ट्स को अपोजिट डायरेक्शन में कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आपका स्पीच डिफिकल्टीज, विजुअल डिस्टरबेंसेस। ये आपकी न्यूरोलॉजी के सिम्टम जो है कॉमन सिम्टम्स हैं। जनरली जो सिम्टम जो शो होंगे वो डिपेंड करेंगे आपके एब्सेस के फॉर्मेशन के ऊपर। तो ये आपके जनरली कॉमन है, इससे भी ज्यादा आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं बिकॉज सिम्टम डिपेंड करेगा आपके एब्सेस के लोकेशन पे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, जैसे अभी हमने डिस्कशन किया, इंक्रीज आईसीपी। जैसे ही इंक्रीज आईसीपी होगा तो क्या होगा, ब्रेन का हर्निएशन होगा। अब ब्रेन का हर्निएशन होगा, उसका एक ही सिंबल आता है, पैपिलिडीमा। यानी आपकी जो आईज है, अभी जो आपकी नॉर्मल आईज है वो आपकी आईज जो है बाहर की ओर बल्ज होने लग जाएंगी। ऐसा लगेगा कि ये हमको आंख निकाल के देख रहा है, लेकिन वो आंख निकाल के नहीं देखता है। ऐसा अंदर से क्या हो रहा है, ब्रेन आपकी आईज को फोर्स कर रहा है, क्योंकि ब्रेन का क्या हो रहा है, हर्निएशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका नॉर्मल एनाटोमी है और यहाँ पर क्या हुआ, पैपिलिडीमा हुआ। यहाँ पे आपका आईसीपी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज आईसीपी होने की वजह से अंदर से क्या हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपने देखा, ये आपका ब्रेन का पार्ट है और ब्रेन के पार्ट क्या कर रहा है, बैक साइड से यानी पोस्टीरियर ऑफ द आईज को क्या कर रहा है, बाहर की ओर फोर्स कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका आई जो है बाहर की ओर बल्ज जैसा दिखाई देता है। तो ये आपका सिम्टम है जिसे हम क्या बोलते हैं, पैप्लिडेमा बोलते हैं। और क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, सीवियर हेडेक, नोजिया एंड वॉमिटिंग, पैप्लिडेमा यानी स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क, एंड डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी पेशेंट आपका डिसओरिएंटेड हो जाएगा, पेशेंट आपका टाइम, प्लेस, पर्सन के बारे में नहीं बता पाएगा। लास्ट सिम्टम है आपका बेस्ड ऑन द एब्सिस लोकेशन। तो जैसे आपके ये लोकेशन है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ये आपका सेरिबेलम, ये आपका मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। अब मान लीजिए फ्रंटल लोब के अंदर एब्सिस है, ये आपका फ्रंटल लोब है, इसके अंदर एब्सिस है। तो फ्रंटल लोब के क्या क्या फंक्शन होते हैं, फ्रंटल लोब आप क्या क्या कंट्रोल करता है, वही आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनालिटी चेंजेस, सीजर्स एंड हेमीपैरासिस। हेमीपैरासिस मीन्स हाफ साइड ऑफ द बॉडी वीकनेस, एंड हेमीप्लेजिया मीन्स हाफ साइड ऑफ द बॉडी पैरालिसिस। ये आपका राइट साइड भी हो सकता है एंड लेफ्ट साइड भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका टेम्पोरल लोब एब्सिस।
अगर आपका जो एब्सेस है वो आपके टेम्पोरल लोब के अंदर है, तो टेम्पोरल लोब आपका क्या काम करता है? आपका जनरली टेम्पोरल लोब क्या काम करता है? आपका लिसनिंग का काम करता है। स्पीच डिफिकल्टी यानी अफेजिया हो जाएगा, प्लस आपका बैक साइड में अगर प्रॉब्लम जा रहा है तो ये आपका विजुअल फील्ड डिफेक्ट यानी आपका आईज का भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीपिटल जो लोब रहता है वो आपके विजुअल को कंट्रोल करता है। सेरिबेलर एब्सिस, अगर आपके एब्सिस का फॉर्मेशन सेरिबेलम के अंदर हो रहा है तो सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है? बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा तो लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं? अटेक्शिया, जिसके अंदर जो पेशेंट है वो अपना कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है। कोऑर्डिनेट आपस में जैसे मूवमेंट करता है तो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, और पेशेंट को वर्टिगो सेंसेशन आकर के पेशेंट फॉल डाउन हो जाता है। नेक्स्ट आपका ब्रेन स्टेम एब्सिस लोकेशन में है। ब्रेन स्टेम लोकेशन क्या है? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम बोलते हैं। अगर इन तीनों पार्ट के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? आपकी क्रेनियल नर्व्स पाल्सीज, यानी आपकी जो 12th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं उनके अंदर पैरालिसिस हो सकता है। एंड डिफिकल्टी swallowing, जैसे आप कोई भी फूड पार्टिकल्स को swallowing करते हैं तो वो आप swallowing नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स जो भी आपके क्रेनियल नर्व्स के फंक्शन है वो आपके डिमिनिश होने लग जाएंगे। तो ये आपके नॉर्मली ब्रेन के फंक्शन है जो आपके कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रंटल लोब क्या कंट्रोल कर रहा है? अटेंशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, स्पीच। ये आपका टेम्पोरल में आ जाता है स्मेल, मेमोरी प्रोसेसिंग, इमोशंस। मूवमेंट है आपका पैराइटल लोब्स के अंदर, टच, टेस्ट। बैक साइड में आपका ऑक्सीपिटल लोब विजन कंट्रोल, टेम्पोरल लोब आपका हियरिंग एंड सेरिबेलम मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, एंड आपका ब्रेन स्टेम हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। तो ये आपके एरियाज हैं जो आपके बॉडी के अंदर फंक्शन करते हैं, और जिस एरिया में आपका एब्सेस का फॉर्मेशन होगा उसी के फंक्शन आपको शो होने लग जाएंगे। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ब्रेन के अंदर आपका एब्सेस का फॉर्मेशन हुआ है? ये ट्यूमर है, एब्सेस है, ये सिस्ट है, ये हैमरेज है, ये हेमाटोमा है। ये सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन आप करते हैं सीटी स्कैन एंड एमआरआई से। तो जनरली हमें सबसे पहले क्या करना है? आपका सीटी स्कैन एंड एमआरआई। सीटी स्कैन आपके प्लेन भी होते हैं, सीटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट भी होते हैं। तो न्यूरो इमेजिंग के अंदर यानी ब्रेन से रिलेटेड कोई भी अगर इश्यू होता है तो गोल्ड स्टैंडर्ड का जो डायग्नोसिस है उसमें आपका सीटी स्कैन और एमआरआई आते हैं। यानी बोल सकते हैं कि ब्रेन से रिलेटेड कोई इश्यू है तो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन हम इनको बोलते हैं। प्लेन के अंदर क्या होता है? जनरली पेशेंट आपका नॉर्मल जो है सीटी स्कैन एमआरआई होता है जिसे हम प्लेन कहते हैं, लेकिन कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है? ये जो इंजेक्शन आता है जिसे हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट का मतलब डाई बोल सकते हैं। जैसे ही ये आपके वेन के थ्रू आपके पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा बिफोर द प्रोसीजर, तो ब्रेन के अंदर के टिश्यू के अंदर क्या आ जाती है? ब्राइटनेस आ जाती है। ब्राइटनेस का मतलब जैसे आपका कैमरा अगर लो क्वालिटी का है, लो मेगापिक्सल का है, अगर आप कैमरे का पिक्सल बढ़ाते हैं तो आपका जो इमेज है वो बहुत क्लियर आता है। सेम टाइप से आप कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर एक ब्राइटनेस इंक्रीज होता है और आपको अच्छे से विजुअलाइजेशन होता है। तो कॉन्ट्रास्ट का यूज करना है, और उस केसेस में करना है जब आपको विजुअलाइजेशन प्लेन सीटी स्कैन और एमआरआई से आपको फाइंड आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन और साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या करना है? नॉर्मली जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं सीबीसी है। सीबीसी किस लिए करना है? टू फाइंड आउट द ईएसआर रेट, टू फाइंड आउट द एचबी लेवल, यानी क्या है आपका इफेक्ट हुआ है, डब्ल्यूबीसी का स्टैंडर्ड क्या है, आरबीसी का क्या है। इन्फ्लामेटरी मार्कर में क्या कर सकते हैं? सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होता है? ये आपका एक प्रोटीन होता है जो आपके लीवर से रिलीज होता है, लेकिन रिलीज कब होगा? जब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इंफ्लामेशन आइडेंटिफाई होगा। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन जैसे इंक्रीज होता है इट मींस यू हैव अ
इन्फ्लामेशन इन योर बॉडी। जनरली सी रिएक्टिव प्रोटीन कितना होता है? लेस देन 0.35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर लीटर में बात करें तो लेस देन 3 मिलीग्राम पर लीटर, इससे लेस होना चाहिए, जनरली ये रिलीज होता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर रिलीज हो रहा है लीवर के द्वारा, इट मीन्स यू हैव अ इन्फ्लामेशन। ईएसआर, ईएसआर आप जानते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट्स, ये भी क्या होती है आपकी? एलिवेटेड हो जाती है, यानी इंक्रीज हो जाती है। ब्लड कल्चर टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। जैसे ब्लड कल्चर कराते हैं और लैब के अंदर आप ब्लड सैंपल भेजते हैं, तो 2-3 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट मिलती है। तो इसमें आपका एग्जैक्ट बैक्टीरिया फाइंड आउट होता है कि कौन से बैक्टीरिया ने आपको ये कंडीशन कॉज किया है, यानी एब्सिस का फॉर्मेशन किया है। नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज। इसके अंदर क्या करते हैं? बायोप्सी सैंपल लेते हैं, यानी डायरेक्ट जहां पर आपका ये इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है वहां से आपको बायोप्सी लेना, यानी सैंपल लेना, जिसे हम बोलते हैं स्टीरियोटैक्टिक निडल एस्पिरेशन। ब्रेन के अंदर से पेशेंट को पोजीशन दे करके ओपनिंग करके एक निडल के द्वारा ब्रेन से ये सैंपल लिया जाता है। जनरली ये जो सैंपल है वो आपकी क्रेनेटोमी सर्जरी के ड्यूरिंग लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज पीसीआर एंड सीरोलॉजी टेस्ट। पीसीआर किस लिए करते हैं? यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो आपका पैथोजेंस है, यानी जो आपका बैक्टीरिया है, जो आपका वायरसेस होते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल का स्टडी करने के लिए, यानी जो आपके वायरसेस आ रहे हैं उनके अंदर डीएनए का क्या स्ट्रक्चर है, तो डीएनए की स्टडी करने के लिए पीसीआर किया जाता है। नेक्स्ट आपका सीरोलॉजी टेस्ट। सीरोलॉजी टेस्ट किस लिए करते हैं? टू डिटेक्ट द एंटीबॉडीज। अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ तो आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए हैं या नहीं किए हैं, तो इसके लिए हम सीरोलॉजी टेस्ट करते हैं टू डिटेक्ट द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी इन रेस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट। ये कंडीशन हमको आइडेंटिफाई हो गया, सीटी स्कैन कराया हमने, एमआरआई कराया, ब्लड टेस्ट कराया, कल्चर कराया ब्लड का, और हमको फाइंड आउट हो गया कि आपके ब्रेन के अंदर एब्सिस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसको ट्रीट कैसे किया जाए? तो ट्रीटमेंट भी डिपेंड्स होता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के ऊपर। इट मे बी बैक्टीरियल, इट मे बी वायरल, फंगल, पैरासाइटिक। बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक आ जाएगा, वायरस के लिए एंटी वायरल मेडिसिन आ जाएगा, एंटी फंगल आ जाएगा, एंटी पैरासाइटिक आ जाएगा। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सबसे पहले फाइंड आउट होना चाहिए। मेडिकल मैनेजमेंट में यानी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो दिया जाएगा ब्रेन एब्सिस के अंदर, वो सबसे पहले क्या है आपका? एंटीबायोटिक्स। तो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स यानी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो एंटीबायोटिक्स चलते हैं, जनरली आपके क्या क्या हैं? सेफ्ट्रिक्सोन एंड सेफोटैक्सिन। ये एंटीबायोटिक आपके जनरली डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक सबसे पहले आपका डॉक्टर दे रहा है। ये जनरली हम स्टडी पर्पज से आपको एंटीबायोटिक बता रहे हैं, रियल लाइफ में आपको ये एंटीबायोटिक यूज नहीं करना है विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तभी आपको एंटीबायोटिक यूज करना है। तो सबसे पहले क्या है आपका? सेप्टिक्सोन, जो आपका 1 ग्राम का था, जिसे हम मोनोसेप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका सेपोटैक्सिन, जो ये आप देख पा रहे हैं, सेपोटैक्सिन है। ये जनरली जो यूज होते हैं टू कंट्रोल द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो स्ट्रेप्टोकोकस की जो स्पीसीज आती हैं, जनरली आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए सेप्ट्रिक्सोन और सेपोटॉक्सिन मेडिसिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका मेट्रोनाइडाजोल, जिसे हम मेट्रोजिल कहते हैं, ये भी आपका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में आता है। 100 ml का ही आता है। डायरेक्ट आईवी आपका 15 to 30 मिनट के अंदर आपका आईवी सेट के द्वारा इन्फ्यूज कर दिया जाता है। तो ये आपका इंजेक्शन जनरली आपने लगाया होगा, स्पेशली फॉर द एब्डोमिनल प्रॉब्लम के लिए जनरली यूज किया जाता है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका वेंकोमाइसिन, जिस आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, अगर आपको फाइंड आउट हो रहा है कि आपने जो सैंपल भेजा था, कल्चर भेजा था, उसमें रिपोर्ट आया और आपको स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, जनरली क्या है, पस का फॉर्मेशन मिलता है तो वहां पर स्टेफाइलोकोकस ही आपको प्रेजेंट मिलेगा, तो वहां पर आप क्या दे सकते हैं? वेंकोमाइसिन इंजेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट और क्या ऑप्शन है आपके पास? एम्पिसिलिन है, जो जनरली लिस्टीरिया न्यूनेट्स यानी बच्चों के अंदर देते हैं, और
इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर देते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है या फिर नियोनेट्स है, लिस्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो वहां पर हम एम्पिसिलिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका एम्फोटेरिसिन बी, स्पेशली फॉर द फंगल एब्सेस के लिए, एंड सल्फोनामाइड एंड पाइरिमेथामाइन टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए, इन द इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट के लिए। नेक्स्ट इन्फ्लामेशन के लिए आप जानते हैं डेक्सामेथासोन जनरली यूज करते हैं। इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लामेशन क्रिएट हो रहा है, और इन्फ्लामेशन अगर कंटिन्यूस ऐसे ही होता रहा तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी डेक्सामेथासोन यूज करना है। नेक्स्ट आपका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में जैसे मान लीजिए एंटी कन्वर्जेंट और मेडिसिन फॉर द सीजर प्रिवेंशन के लिए यूज करना है, जैसे फेनिटोइन, लेवेट्रिसिटम गिवन फॉर द पेशेंट एट रिस्क ऑफ सीजर्स। जैसे आपको सिम्टम नजर आ रहे हैं, पेशेंट को सीजर हो रहा है, फिट्स आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप फेनिटोइंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आईसीपी मैनेज करने के लिए यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो आपका इंक्रीज हुआ है उसको आपको कम करना है, यानी ये आपके क्या चल रहा है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट चल रहा है। मैनिटोल जो आपका ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होता है, हेड को एलिवेशन करना है 30 डिग्री पोजीशन में। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन के अंदर जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, आईसीपी इंक्रीज हो रहा है, तो आपका वो बॉडी की साइड जाएगा थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा प्रेशर क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। नेक्स्ट आपका हाइपर वेंटिलेशन रिड्यूस, क्रिटिकल केसेस की कंडीशन में आपको आईसीपी डिक्रीज करने के लिए आप यूज करना है। नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल में हमने डिस्कशन कर लिया, बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं, एंटी फंगल हैं, ये यूज करना है। सिम्टोमेटिक में भी आपको यूज करना है। सर्जरी में क्या क्या यूज करना है, सबसे पहले इंडिकेशन, किस कंडीशन में आपको ब्रेन का सर्जरी करना है, क्योंकि ये सर्जरी कॉमन नहीं होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, इसलिए आपको इंडिकेशंस होना जरूरी है। तो एब्सिस का साइज ग्रेटर देन 2.5 सेंटीमीटर, यानी आपने सीटी स्कैन कराया और एमआरआई कराया, उसमें आपने ब्रेन के एब्सिस का साइज देखा, उसका साइज जो है 2.5 सेंटीमीटर है। सेकंड कंडीशन, मल्टीपल एब्सिस फॉर्मेशन, बहुत सारे एब्सिस का फॉर्मेशन हो रहा है, उस कंडीशन में आपको ये इंडिकेशन है, यानी आपको सर्जिकल मैनेजमेंट कराना है। नेक्स्ट, इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपका इतना इंक्रीज हो गया है कि आपका हाइड्रोसेफलस कंडीशन हो रहा है, प्लस आपके ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, कंप्लीटली स्ट्रोक हो सकता है, उस कंडीशन को आपको प्रिवेंट करने के लिए सर्जिकल मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले जो सर्जिकल मैनेजमेंट है दैट इज स्टीरियोटैक्टिक निडल एस्पिरेशन। इस सर्जरी को कैसे करना है, सबसे पहले आपका सीटी एमआरआई गाइडेड एस्पिरेशन। इसका मतलब क्या होता है, जब आप ये सर्जरी करेंगे तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है सीटी स्कैन के द्वारा, एमआरआई के द्वारा, कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, आपका एब्सेस का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किस पार्ट के अंदर हुआ है, फ्रंटल है, पैराइटल है, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल है, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपका जो ओपनिंग होगा वो उसी डायरेक्शन पे, उसी प्लेस पे आपको स्कल का ओपनिंग करना है। तो स्टीरियोटैक्टिक निडल एस्पिरेशन में क्या होता है, आपका जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पेशेंट को इस तरीके से सुपाइन पोजीशन में लिया जाता है, पेशेंट के जो कंप्लीटली हेयर है वो रिमूव कर दिए जाते हैं। उसके बाद ये जो आपका स्कैल्प होल्डर है यानी पूरी स्कल बोन को होल्ड करके रखेगा ड्यूरिंग द ऑपरेशन। पेशेंट आपका अनस्थेसिया मशीन पर रहेगा, पेशेंट को जनरल अनस्थेसिया प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके बाद इस स्कल का ओपनिंग किया जाएगा। प्रोसीजर की स्टेप्स क्या हैं, यानी ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये जो प्रोसीजर चलेगा उसमें किस तरीके से सर्जन इन स्टेप्स को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहेगा, पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन में क्या क्या रहेगा, सबसे पहले आपको लोकल जनरल अनेस्थेसिया एडमिनिस्टर करना है। लोकल किस केस में करना है, जब आपको एक पर्टिकुलर पार्ट में आपको ये ऑपरेशन करना है। यहाँ पर आपको कौन सा चलेगा, जनरल अनेस्थेसिया। तो ये आप जो देख पा रहे हैं ये आपका लोकल है।
तो इससे आपको क्या करना है, टीटी जाइलोकेन टेस्ट करना है। टीटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले पेशेंट को टिटेनस का इंजेक्शन देना है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में डिफरेंट टाइप के आपके इंस्ट्रूमेंट्स आर्टिकल्स यूज होते हैं। तो टिटेनस से बचने के लिए आपको एडवांस में टीटी का इंजेक्शन देना है बिफोर द प्रोसीजर। सेकेंड, आपको जाइलोकिन टेस्ट करना है। जाइलोकिन टेस्ट में क्या है, जैसे आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लोकल अनेस्थेटिक ड्रग है जो 2% में है, 4% में भी आता है आपका। इसमें से आपको एएसटी करना है, एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें से 0.1 ml लेकर के और आपको फोरे आर्म के अंदर एपिडर्मिस के अंदर मेडिसिन इंजेक्ट करना है, और वहां पर ये चेक करना है कि इसका कोई रिएक्शन तो नहीं है, यानी पेशेंट का जो स्किन है वो हाइपर सेंसिटिव तो नहीं है, क्योंकि आपके बहुत सारे जो ड्रग्स हैं, एनेस्थेसिया ड्रग्स हैं, वो आपके यूज होने वाले हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन। तो ये पेशेंट के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले ही टीटी जाइलोकिन, सारे इन्वेस्टिगेशन आपको करना है, प्लस आपको फिजिकल फिटनेस, न्यूरोलॉजिकल फिटनेस, कार्डियक फिटनेस, पेशेंट का कंसेंट, पेशेंट का पार्ट प्रिपरेशन, यानी पेशेंट का पूरा स्किल के जो हेयर है वो रिमूव कर दिए जाएंगे। तो ये पूरा आपको करना है। नेक्स्ट आपका पीएसी। पीएसी का मतलब प्री एनेस्थीसिया चेकअप। प्री एनेस्थीसिया चेकअप का मतलब क्या होता है, जब पेशेंट हमारा ऑपरेशन के लिए जाएगा, पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, तो क्या हमारा पेशेंट इस अनस्थेसिया को टॉलरेट कर सकता है, यानी हैंडल कर सकता है। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है कि हमने पेशेंट को अनस्थेसिया दिया और पेशेंट हमारा सीरियस हो गया, पेशेंट हमारा एक्सपायर हो गया। तो इसलिए पेशेंट हमारा फिट फॉर द अनस्थेसिया है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम करते हैं पीएसी। ये किसके द्वारा किया जाता है, अनेस्थेलॉजिस्ट डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, जो ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को अनस्थेसिया देता है। और किसी के द्वारा ये पीएसी नहीं किया जाता है, एक कंसल्टेंट के द्वारा भी नहीं किया जाएगा, फिजिशियन के द्वारा भी नहीं किया जाएगा। ओनली एक ही डॉक्टर करता है, दैट इज एनेस्थेलॉजिस्ट, जो पेशेंट को अनेस्थीसिया देगा ड्यूरिंग द बिफोर द ऑपरेशन। अब यहाँ पर प्रोसीजर प्रिपरेशन हो गया आपका। अनेस्थीसिया आपको एडमिनिस्टर करना है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, जनरल अनेस्थीसिया। उसके बाद क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया सीटी स्कैन एमआरआई के द्वारा कि पेशेंट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ये हमारा कंप्लीटली प्रिपरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, निडल इंसेक्शन, यानी पेशेंट को पोजीशन देना है। पोजीशन देने के बाद पेशेंट का स्कैल्प में इंसिजन लगाना है। स्कैल्प में इंसिजन होने के बाद सभी लेयर ओपन करना है। जैसे ही स्कल आ जाएगा, स्कल के अंदर बर होल के द्वारा ओपनिंग करके और स्कैल्प का छोटा सा पार्ट हम रिमूव करते हैं। उसके बाद ब्रेन के अंदर से ऑपरेशन किया जाता है और वो एब्सेस जो हुआ है उसको बाहर निकाला जाता है, एस्पिरेट किया जाता है। एस्पिरेशन में क्या है, जो भी आपका एब्सेस है इसको हम बाहर ले लेते हैं और उसके बाद इसको क्लीनिंग किया जाता है। पोस्ट प्रोसीजर केयर में क्या करना है, आपको पेशेंट को मॉनिटर करना है कि पेशेंट का कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है। ये आपको आफ्टर द प्रोसीजर आपको ये केयर देना है। तो ये प्रोसीजर होता है आपका जिसे हम बोलते हैं क्रेनेटोमी और स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी। क्रेनेटोमी में क्या होगा आपका, क्रेनेटोमी में वही आपका सेम रहेगा। यहाँ से आपका स्कल ओपन किया जाता है, जिस एरिया में आपका एब्सेस है वहीं पर आपका स्कल ओपन किया जाता है। अब स्कल को ओपन कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने हेयर रिमूव कर दिए पार्ट पोजीशन के अंदर। उसके बाद इंसिजन लगा करके और स्कैल्प को हटा दिया जाता है। ये जो आपका रेड कलर का है, ये आपका स्कैल्प है जो हमने स्कल से रिमूव कर दिया है। उसके बाद ये आपका स्कल एक्सपोज हो रहा है। यहाँ पर ये जो सर्जन के हाथ में ये जो मशीन है, इसको हम बोलते हैं ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन या जिसे हम बर होल भी कहते हैं, इसके अंदर नीचे बर लगाया जाता है, यानी जिससे आपका होल किया जाता है। यहाँ पर एक ओपनिंग किया, उसके बाद सेकंड ओपनिंग किया, उसके बाद थर्ड ओपनिंग किया। इस तरीके से 3 होल किए जाते हैं। उसके बाद इस होल से इस होल तक कटिंग किया जाता है।
यहाँ से यहाँ तक कटिंग किया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कटिंग किया जाएगा, वो आपका कटिंग मशीन के द्वारा किया जाएगा। जैसे ही कटिंग मशीन के द्वारा हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद इस पार्ट को रिमूव किया जाएगा। तो ये आपका पार्ट यानी स्कल का पार्ट इस तरीके से नजर आएगा, इसको आपको हटा देना है। उसके बाद आपकी मेनिजेस आपको नजर आएंगी, ड्यूरामेटर, रकुनन मैटर एंड पायोमेटर। उन लेयर को भी आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, यानी ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपका आएगा ब्रेन। अब जिस एरिया के अंदर आपका एब्सेस है, वहां से माइन्यूट आर्टिकल्स के द्वारा, बहुत माइनर आर्टिकल रहते हैं, और ये जो प्रोसीजर होता है वो आपका माइक्रोस्कोप से कंप्लीट किया जाता है। यानी जो सर्जन रहेगा और ब्रेन का जो ऑपरेशन कर रहा है, वो आगे क्या लगा के रहेगा, माइक्रोस्कोप। क्योंकि बहुत माइनर माइनर स्ट्रक्चर होती हैं, बहुत डीपली आपकी आर्टरीज का क्लस्टर होता है। अगर कोई भी आर्टरी, कोई भी आपकी नर्व अगर यहाँ पे कट हो जाती है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको वापस रिवर्ट करना। तो ये बहुत सीरियस केसेस में आपको ये सर्जरी होता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होता है। जैसे ही एब्सेस को रिमूव किया जाता है, वहीं से आपका ये सैंपल है वो बायोप्सी के लिए सेंड कर दिया जाता है। तो ये केसेस में क्या करते हैं, जब आपका एब्सेस है वो लार्ज है, यानी 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, या डीपली लोकेटेड है, बहुत डीप में आपका एब्सेस है, या फिर आप जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं उससे आपका एब्सेस जो है करेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसे केसेस में आपको ये सर्जरी परफॉर्म करना पड़ता है। क्रेनिटोमी का सर्जिकल प्रोसीजर क्या है, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई। इसके अंदर क्या है, आपको एंटीबायोटिक स्टार्टेड बिफोर सर्जरी। जैसे आपका पेशेंट ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाएगा, उसको एंटीबायोटिक दे दिया जाता है। जनरली क्या होता है, पहले जो एंटीबायोटिक देते थे, जब पेशेंट को हम प्री ऑप में रखते थे वहीं पे दे दिया जाता था। लेकिन प्री ऑप के अंदर अगर कोई ऑपरेशन पहले से जो चल रहा है वो डिले हो जाता था, तो आपका एंटीबायोटिक भी बहुत टाइम पहले का दिया हुआ है, तो उसका इफेक्ट भी कम हो जाता था। अभी क्या करते हैं, जैसे ही आप पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में सेंड करते हैं, आप एंटीबायोटिक साथ में लेकर के जाते हैं और हैंडओवर करके आते हैं ऑपरेशन थिएटर के स्टाफ को, यानी स्क्रब नर्स को। वहां पर जैसे ही ऑपरेशन शुरू होगा, वहां पर ये एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर कर दिया जाता है। क्योंकि पेशेंट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स यूज होते हैं, तो ये एंटीबायोटिक वहां पर दे दिया जाता है। उसके बाद जनरल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर किया जाएगा। जैसे आपका ये लोकल है, वहां पर आपको जनरल एनेस्थीसिया की जो ड्रग्स हैं, प्रोपोफॉल है, ये जनरली यूज करना है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका प्रोपोफॉल है, जो आपका जनरल एनेस्थीसिया में यूज किया जाता है। ये जस्ट फॉर द एग्जांपल के लिए है, ऑपरेशन थिएटर में आपके डिफरेंट टाइप की एनेस्थीसिया जो है यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, क्रेनेटोमी प्रोसीजर। सबसे पहले क्या है, स्कैल्प इंसिजन मेड ओवर द अफेक्टेड एरिया, जो अभी हमने डिस्कशन किया। सबसे पहले स्कैल्प के ऊपर इंसिजन लगाया जाएगा, स्कैल्प को रिमूव किया जाएगा। उसके बाद बॉन फ्लैप निकालना है। कैसे निकालना है, मैंने अभी बोला, ड्रिल मशीन के द्वारा 3 ओपनिंग करना है, उसके बाद आपस में 3 होल को कटिंग करना है, उसके बाद उस फ्लैप को रिमूव करना है। जैसे ही ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद इसको वापस प्लेस कर दिया जाता है। कई केसेस में क्या होता है, अगर हाइड्रोसेफलस होता है और बहुत सारा आपका जो आईसीपी है वो मेंटेन नहीं होता है, तो कई केसेस में जो स्कैल्प है यानी जो फ्लैप है, इसको एब्डोमिनल एरिया में रख दिया जाता है। और लेटर इन लाइफ में जब आपका ये कंडीशन नॉर्मल होता है, तो वापस आपका प्लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट, एब्सेस कैविटी इज ओपन एंड पस ड्रेन यूजिंग द सक्शन। जैसे ही आपका पस का जो एरिया है वो ओपन होगा, वहां से आपको एब्सेस को ड्रेन करना है। ड्रेन करने के बाद जो कैविटी था जहां पर आपका एब्सेस का फॉर्मेशन हुआ था, उसको सलाइन के द्वारा और एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के द्वारा उसको क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद बॉन्ड फ्लैप इज रिप्लेस एंड फिक्स यूजिंग द टाइटेनियम प्लेट्स और स्क्रू। जैसे आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इस स्कैल्प को, फ्लैप को वापस रख करके स्टेपलर, आपका प्लेट्स या स्क्रू आपका कंप्लीट कर दिया जाता है, वापस प्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद स्कैल्प को क्लोज कर दिया जाता है और सुचरिंग कर दी जाती है।
पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले पेशेंट को आईसीयू मॉनिटरिंग करना है, क्योंकि पेशेंट आपका क्रिटिकल है। तो ये पेशेंट ऑपरेशन के बाद कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है? आईसीयू के अंदर। पेशेंट को सीजर्स, इंफेक्शंस, ब्लीडिंग, ये सभी आपको कॉम्प्लिकेशन चेक करना है। इंट्रावीनस एंटीबायोटिक आपको 4 to 8 वीक्स के लिए देना है, और इट्स डिपेंड ऑन द डॉक्टर। रिपीट इमेजिंग, सीटी स्कैन, एमआरआई फॉर द रीअकरेंस। फ्यूचर में आपको सीटी स्कैन और एमआरआई वापस करना है, कि ऐसा तो नहीं है कि आपका जो एब्सेस का फॉर्मेशन है वो वापस रिकरेंस हो गया, किसी न्यू डायरेक्शन में आपका अकरेंस हो गया, तो इसके लिए आपको वापस एमआरआई सीटी स्कैन करा लेना। नेक्स्ट एंड लास्ट इज द नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी इस केसेस में नर्सिंग का क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, यानी रोल ऑफ द नर्स क्या रहेगा ब्रेन एब्सेस के अंदर। तो सबसे पहले आपका क्या है? असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर क्या है? मॉनिटर वाइटल साइंस, आईसीपी एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। वाइटल साइंस आपको चेक करना है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है या नॉर्मल है, ये आपको चेक करना है। एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, यानी पेशेंट आपका कॉन्शियस है, डिसोरिएंटेड है, ये चेक करना है। सेकेंड इज द इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए आपको एंटीबायोटिक्स, असेप्टिक टेक्निक यूज करना है, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो आपको यूज करना है। ग्लव्स, मास्क, कैप पहन के पेशेंट का केयर करना है। पेशेंट के लिए एंटीबायोटिक्स, जो भी आपकी ड्रग्स एडवाइस की गई हैं वो आपको एडमिनिस्टर करना है। सीजर प्रिकॉशंस के लिए आपको साइड रीलिंग पैडिंग करना है, एंटी कन्वर्जेंस के लिए यूज करना है, यानी पेशेंट को आपको टाई करके रखना है, प्लस साइड में पैडिंग करना है, जिससे क्या हो, वो पेशेंट को फिजिकली इंजरी ना हो अगर एक पेशेंट को सीजर आता है। आईसीपी मैनेजमेंट के लिए हेड को एलिवेशन करना है, कितना? 30 डिग्री एंगल पे एलिवेशन करना है। एंड मैनिटोल, जो आपका ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, वो आपको एडमिनिस्टर करना है टू रिड्यूस द आईसीपी। पोस्ट सर्जिकल केयर में आपको वुंड मॉनिटरिंग करना है एंड मोबिलाइजेशन करना है, पेशेंट का मोबिलाइजेशन करना है प्लस वुंड मॉनिटरिंग करना है। वुंड आपका कहाँ पे हुआ है? आपके स्कैल्प के अंदर, वो मॉनिटरिंग करना है, कहीं आपका इन्फेक्शन स्प्रेड तो नहीं हो रहा है, कुछ आपके कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, स्विचेस आपके लूज तो नहीं है, ये सारे इन्वेस्टिगेशन, ड्रेसिंग आपको करना है। पेन मैनेज के लिए आपको एनाल्जेसिक्स एंड कंफर्ट मेजर्स आपको प्रोवाइड करना है। न्यूट्रिशन में फ्लूइड बैलेंस, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, यानी ऐसा पेशेंट अगर माउथ से नहीं ले पा रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपको राइस ट्यूब के थ्रू फ्लूइड देना है, डाइट देना है, और आपका न्यूट्रिशन बैलेंस बनाए रखना है। लास्ट में आपका एजुकेशन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए पेशेंट को, उनके रिलेटिव को एडवाइस करना है, हेल्थ एजुकेशन देना है। कॉम्प्लिकेशन भी जनरल होने लग जाते हैं। मान लीजिए आपने ये डिले कर दिया या अच्छे से ऑपरेशन नहीं कराया, तो उस केसेस में भी आपके कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है? इंक्रीज आईसीपी। इंक्रीज आईसीपी होगा तो इससे आपके ब्रेन हर्निएशन के चांसेस रहेंगे। सेकंड, ब्रेन हर्निएशन इफ left untreated, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्रेन टिश्यू, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको? पैप्लेडीमा। थर्ड, आपका कॉम्प्लिकेशन सीजर्स ड्यू टू द कॉर्टिकल इरिटेशन। कॉर्टिकल मींस कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट में क्या क्या मिलेगा आपको? वीकनेस, पैरालिसिस, स्पीच इम्पेयरमेंट, विजन लॉस, और इट्स आल्सो डिपेंड ऑन द लोकेशन। हाइड्रोसेफलस, एक्सेस फ्लूइड कलेक्शन, यानी सीएसएफ का एक्युमुलेशन अगर ज्यादा हो रहा है तो आपको कंडीशन हाइड्रोसेफलस देखने को मिल सकता है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस की लेयर में ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, अभी आपके ब्रेन के टिश्यू के अंदर है, वहां से आपके ब्रेन की लेयर के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड की लेयर के अंदर स्प्रेड हो सकता है, वो आपका कंडीशन मेनिंजाइटिस। और ब्रेन की लेयर के अंदर एंसेफेलाइटिस, ये आपका कॉज कर सकता है। सेरिब्राइटिस, यानी सेरिब्रम के अंदर आपका इन्फ्लामेशन कंप्लीटली डिफ्यूज हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है, मल्टीपल प्लेसेस में आपका ये इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है। वेंट्रिकुलाइटिस, जो आपके ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स, जहां से आपका सीएसएफ फ्लूइड जो है सर्कुलेट होता है, तो वहां पर ब्रेन के वेंट्रिकल के अंदर ये इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है। जैसे ट्रांसफर होगा वो आपका इन्फेक्शन सीएसएफ के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। सीएसएफ के अंदर ट्रांसफर होगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्टेड हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली ब्रेन इन्फेक्टेड हो जाएगा।
सेप्टिसीमिया यानी सेप्सिस, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन लीडिंग टू द ऑर्गन फेलियर। एन एब्सिस रप्चर कॉज वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन एंड वर्सनिंग कंडीशन। आपका जो एब्सिस है, अगर वो रप्चर हो गया तो सराउंडिंग के जो टिश्यू है, ब्रेन के टिश्यू है, वहां पर आपका ये इन्फेक्शन स्प्रेड होगा और कंप्लीटली आपका ब्रेन जो है इन्फ्लाम्ड हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। हाउ टू प्रिवेंट द ब्रेन एब्सिस। अब ब्रेन एब्सिस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपको ये ब्रेन एब्सिस ना हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या है, अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। जितना जल्दी हो सके, जैसे ही आपको सिम्टम नजर आते हैं, तुरंत आपको इसको ट्रीट कराना है। चाहे आपको साइनसाइटिस है, ओटाइटिस मीडिया है, डेंटल इन्फेक्शन है, मास्टोडाइटिस है, इसमें आपको तुरंत आपको इन्फेक्शन को ट्रीट कराना है। सेकंड, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ हेड इंजरीज। अगर आपको हेड इंजरी हुआ है तो प्रॉपर तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है, बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट आपका इन्फेक्शन ब्रेन के लिए ट्रांसफर हो सकता है। थर्ड, आपका टाइमली एंटीबायोटिक थेरेपी। अगर आपको इन्फेक्शन फाइंड आउट हो गया है तो टाइम से आपको एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर लेना है। गुड ओरल हाइजीन, बिकॉज डेंटल इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने के लिए आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। वैक्सीनेशन फॉर द न्यूमोकोकल इन्फेक्शन, मेनिंजोकोकल, Haemophilus influenza B vaccine to prevent the infection. स्ट्रिक्ट aseptic टेक्निक, अगर पेशेंट का कोई भी केयर करना है तो आपको aseptic टेक्निक का यूज करना है ड्यूरिंग द न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर। मान लीजिए अगर कोई प्रोसीजर हुआ है न्यूरो का सर्जरी, फॉर एग्जांपल एलपी पंक्चर हुआ है, लुम्बर पंक्चर हुआ है, सीएसएफ आपका सैंपल के लिए रिमूव किया गया है, लेकिन आपने aseptic टेक्निक यूज नहीं किया है, तो आपका सीएसएफ के अंदर आपका इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है और सीएसएफ से आपका डायरेक्टली ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है। तो कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर होते हैं, स्पेशली फॉर द इंसिजन, जो प्रोसीजर होते हैं जिनमें आपका इंसिजन लगाया जाता है, ऐसे केसेस को आपको aseptic टेक्निक से, स्टेराइल टेक्निक से कंप्लीट करना है। मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक कंडीशंस। अगर आपको क्रॉनिक कंडीशन है, डायबिटीज है, एचआईवी एड्स है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को आपको ट्रीट कराना है, बिकॉज जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, आपका अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अवॉइड आईवी ड्रग यूज टू प्रिवेंट द ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस। आईवी ड्रग जो यूज कर रहे हैं वहां से भी आपका इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है, तो वो आपको जनरली हो सके कम यूज करना है, रेयर केसेस में यूज करना है। प्लस अगर यूज करना है तो आपको असेप्टिक टेक्निक से यूज करना है, बिकॉज आईवी लाइन के थ्रू भी आपके इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप, स्पेशली फॉर द इंडिविजुअल विद द हार्ट डिजीज और इम्यून डिसऑर्डर्स। अगर आपको कोई इम्यून डिसऑर्डर है, पर्टिकुलरली फॉर द हार्ट डिजीज से भी रिलेटेड है, किडनी डिजीज से रिलेटेड है, तो आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना है। एंड लास्ट इज द यूज ऑफ प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स फॉर द हाई रिस्क पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी और डेंटल प्रोसीजर। अगर कोई पेशेंट आपका हाई रिस्क सर्जरी के लिए जा रहा है या डेंटल प्रोसीजर के लिए जा रहा है, तो आपको प्रोफिलैक्टिक यानी एंटीबायोटिक यूज करना है। तो आज हमने डिस्कशन किया ब्रेन एब्सेस के बारे में, किस तरीके से आपका ये ब्रेन एब्सेस अकर्स होता है आपके ब्रेन के अंदर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होती हैं ब्रेन के अंदर, इसलिए ब्रेन के अंदर जो भी आपको सिम्टम नजर आते हैं, जो भी आपको अगर हेडक भी होता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कराना है, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशंस नहीं होती है। इसके केसेस यानी इसके जो ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल होते हैं, पेशेंट आपकी लाइफ खराब हो जाती है। तो ऐसे केसेस के लिए, ऐसे सिम्टम्स को आपको अच्छे से चेक करना है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा एंड पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।